नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए हम अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। कोर्स 2 चैप्टर 2 करिकुलर इश्यूज एंड कंसर्न्स, यानी कि जो पाठ्यचर्या के कुछ इश्यूज हैं, कुछ चिंताएं हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। इसके पहले हमने एक पार्ट इस वीडियो का कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। एक शिक्षक के रूप में पाठ्यचर्या को लागू करते समय आप कौन सी समस्याओं को फेस करते हैं, क्या क्या सिचुएशंस रहती हैं, हमें उन्हीं को देखना है। आज हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को देखना है, यानी हम पाठ्यचर्या को लागू करते समय अक्सर यह देखते हैं कि कुछ बच्चे भोजपुरी बोलते हैं, कुछ बच्चे हिंदी बोलते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ पंजाबी बोलते हैं। तो बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से संबंधित होने के कारण अलग अलग उनका जो भाषाई परिवेश होता है, अलग अलग भाषा में बच्चे बातचीत करते हैं। ऐसे में जब हमारी पाठ्यचर्या हम लागू करते हैं तो हमारे सामने कुछ चैलेंजेस होते हैं, हमें उन्हीं को जानना है और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं उनको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। बहुभाषिकता क्या है? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। जैसा कि आप भारतीय परिवेश को देखें तो पंजाब में रहने वाला बच्चा पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग करता है, यानी एक ही कक्षा में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं। बच्चे को आप जब कोई महत्वपूर्ण चीज़ समझाते हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि जब आप उसको अंग्रेजी अगर पढ़ा रहे हैं तो वह अंग्रेजी में जब उसको नहीं समझ पाता है तो आप उसको हिंदी में या फिर पंजाबी में सिखाने का प्रयास करते हैं, यानी उसकी नेटिव लैंग्वेज में। तो यही तो बहुभाषिकता है, जिसमें अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भाषा को सीखने का माध्यम बनाया जाता है। जब बच्चा किसी एक भाषा में न सीख पाए तो आप उस बच्चे को दूसरी भाषा यानी उसकी मातृभाषा में सिखाते हैं, बताते हैं, तब बच्चा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करता है। उससे बच्चे का सांस्कृतिक जुड़ाव और समावेशन होता है। यानी अगर आप बच्चे के नेटिव लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं कक्षा में अध्ययन के दौरान, तो बच्चा अपने आप को मतलब ऐसा महसूस करेगा कि मुझे भी सुना जा रहा है। बच्चा अपने आप को समावेशित महसूस करेगा उस कक्षा में। ठीक है। अगर बच्चे की भाषा को आप नहीं यूज़ करेंगे तो बच्चा स्वयं को अलग थलग महसूस करने लगेगा क्लास में। एनसीएफ 22-23 भी कहता है कि भाषा केवल विषय नहीं है बल्कि संज्ञानात्मक विकास की एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यानी कि बच्चा जो भी सोचता है, समझता है, किसी एक भाषा के माध्यम से ही समझता है। अगर कोई बच्चा कभी किसी ऐसे परिवेश में नहीं रहा जहाँ किसी भाषा का प्रयोग किया गया हो, यदि मान लीजिए कि बच्चा ऐसे परिवेश में है जो जंगल में मान लीजिए है वो बच्चा, या किसी सुनसान जगह पर है जहाँ पर उससे कोई बातचीत करने वाला नहीं है, संवाद बच्चा नहीं करता है, माता पिता उससे बातचीत नहीं करते हैं, बच्चा अलग थलग रहता है, तो जब आप उसको कोई चीज़ समझाएंगे, बताएंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बच्चे का भाषाई विकास बेहतर तरीके से नहीं हुआ है। अगर भाषा अच्छे से बच्चा जानता है, संवाद करता है, तो आपके लिए उस बच्चे को समझाना आसान हो जाता है। वही बात, तो भाषा के माध्यम से बच्चा सोचता समझता है बेहतर तरीके से, बच्चे की अपनी सांस्कृतिक पहचान होती है और सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित होती है। अगर बच्चा आप हिंदी बोल रहे हैं, बच्चा भी आपकी भाषा को समझेगा तो आपके साथ बच्चा सहज महसूस करेगा। अगर आपकी भाषा को बच्चा नहीं समझ पाएगा तो फिर वह आपके साथ सहभागी नहीं बन पाएगा, यानी कि वह आपके साथ अलग थलग, आपके साथ नहीं रहकर अलग थलग पढ़ने लगेगा, क्योंकि वह आपकी भाषा को, आपकी बातचीत को समझ नहीं रहा है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि एनसीएफ जो कहता है वो भाषा के संज्ञानात्मक विकास यानी सोचने समझने की क्षमता के रूप में सांस्कृतिक पहचान बच्चे का और सामाजिक रूप से बच्चा सहभागी बने, इसके लिए भी आवश्यक है। ठीक है। आगे हम देखते हैं भाषा के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में बहुभाषिकता। जैसा कि हमने चर्चा किया कि भाषा भारत में अलग अलग राज्यों में आपने देखा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। बिहार में भोजपुरी प्रमुखता से बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में भी भोजपुरी के साथ हिंदी, वहीं आप अगर पंजाब में जाएं तो पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, तो अलग अलग भाषाएं बच्चे बोलते हैं। और विद्यालय की माध्यम भाषा हो सकता है कि अलग हो। यदि विद्यालय की भाषा बच्चे के लिए अपरिचित होगी तो उसका पूर्व ज्ञान निष्क्रिय हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और आपने बच्चे को अंग्रेजी आप लगातार उसको सिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बच्चा फॉरेस्ट के बारे में नहीं जान पाएगा। अगर मान लीजिए कि चूंकि अंग्रेजी उसको इतनी नॉलेज नहीं है बच्चे की, तो बच्चा आप फॉरेस्ट के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं अंग्रेजी में और बच्चा नहीं समझ पाएगा आपकी बात। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग नहीं कर पाएगा। उसी फॉरेस्ट को आप हिंदी में बताने लगेंगे कि जंगल के बारे में जानते हो, जंगल में पशु पक्षी रहते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं, तब बच्चा उसको कनेक्ट कर लेगा। तो आपने क्या किया, आप उस बच्चे के जब आप उस बच्चे को अंग्रेजी में कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, पूर्व अर्जित ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अंग्रेजी उसके लिए कठिन हो गई।
तो हम क्या करते हैं कि बच्चे के नेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी बच्चा जिस भाषा से परिचित है उसका यूज़ करते हैं, फिर वो बच्चा उसके माध्यम से बेहतर तरीके से सीखता है। तो इसी के लिए एनसीएफ जो ये कहता है कि हमें मातृभाषा आधारित शिक्षा पर जोर देना है, यानी कि आवश्यक है बच्चे के लिए कि बच्चा जो नेटिव लैंग्वेज जो है उसका हम उसी भाषा में बात करें। ठीक है, तो जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें बहुभाषिकता का दृष्टिकोण क्या है उसको भी देख लीजिए। बच्चे की जो घरेलू भाषा है उसको मुख्य शिक्षण माध्यम माना गया है। प्रारंभिक अवस्था में जब बच्चा प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी में आ रहा है, आप उससे अंग्रेजी में बात करने लगें, मराठी, अगर महाराष्ट्र का है बच्चा तो आपके लिए आवश्यक है कि आप उससे मराठी में बात करें। बिहार का बच्चा है तो भोजपुरी में ही बात करिए, बच्चा आपसे बेहतर तरीके से समझेगा। अवधारणाओं की तेज समझ है, ठीक है। बच्चा जो भी आप कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो अब बच्चा अपने दैनिक जीवन से, चूंकि जिस प्रकार का उसका पूर्व अनुभव उससे कनेक्ट करेगा, तो आवश्यक है कि जब वह अपने अनुभवों को कनेक्ट करे, मतलब पूर्व अनुभव के आधार पर उस चीज़ों को समझे, तो उसको उसी भाषा में समझाया जाए जिसमें बच्चा बेहतर तरीके से महसूस करे अपने आप को। ठीक है, घर और स्कूल के सीखने में अंतर, मतलब घर में माता पिता जिस भाषा में बात कर रहे हैं, अगर उसी भाषा में अध्यापक भी बात करने लगेंगे तो बच्चा सहज महसूस करेगा। ठीक है, बच्चा परिवर्तन से डरता है, मतलब जब प्रारंभिक अवस्था में जब विद्यालय जाता है तो बच्चा ये जानता है कि विद्यालय एक नया परिवेश है। जब हम विद्यालय में उसी प्रकार का परिवेश, घर जैसा परिवेश देने का प्रयास करेंगे, बच्चा खेलेगा कूदेगा एंजॉय करेगा, तो फिर बच्चा सीखने लगता है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति रहेगा, जब नए परिवेश में जाता है तो उसके सामने एक स्वाभाविक सा डर बन जाता है। उसी डर को हम खत्म करने का प्रयास करते हैं और बच्चे को हम इसीलिए खेल आधारित प्रारंभिक अवस्था में, फाउंडेशनल स्टेज में खेल आधारित गतिविधियां कराते हैं ताकि बच्चा घर जैसा महसूस करे विद्यालय में भी। इससे बच्चे में आत्मविश्वास की भावना होगी और बच्चा सहभागिता निभाएगा, मतलब जो भी खेल करा रहे हैं, जो भी गतिविधियां करा रहे हैं, उसमें बच्चा अपनी भूमिका भी आपके साथ अदा करता है, सहभागी बनता है। इससे लाभ यही हो रहा है कि बच्चा बेहतर तरीके से समस्या का समाधान करने की बच्चे में क्षमता होती है। इसके अलावा बच्चा जब किसी एक भाषा में नहीं समझ पाता है तो दूसरी भाषा में आप उसको समझाते हैं, उसकी नेटिव लैंग्वेज में समझते हैं, तो बच्चे की समझने की जो एक लचीलापन है, सोचने समझने का कई आयाम हो जाते हैं उसमें। हिंदी में नहीं समझ पा रहा है तो अंग्रेजी में समझ रहा है, अंग्रेजी में नहीं समझ पा रहा है तो मराठी में समझ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे, जैसे आप ही जब बहुत सी परीक्षाओं में आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा कि जब आप एक विषय मान लीजिए दे रहे हैं, हिंदी दे रहे हैं या संस्कृत का पेपर दे रहे हैं, तो जब संस्कृत में आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप उसको दूसरा वाला हिंदी वाले से कनेक्ट करते हैं। या हम लोग परीक्षाओं में प्रश्न पत्र हल कर रहे होते हैं तो हिंदी का अगर हमें कठिन लगता है तो हम अंग्रेजी के सहारे उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चा भी इसी प्रकार से करेगा। ठीक है, जब बच्चा कई भाषाओं को समझेगा तो एक भाषा में अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी भाषा का प्रयोग करके उसको समझने का प्रयास करता है ना। इसके अलावा बच्चा सांस्कृतिक संरक्षण और उसका सामाजिक समावेशन भी होता है, जैसा कि अभी हमने इस पर चर्चा भी की थी कि बच्चा अपने आप को कनेक्ट करेगा आपसे। ठीक है, तो भाषाओं को मुख्य रूप से फाउंडेशनल स्टेज ने 3 भाषा दृष्टिकोण जो अपनाया है, उसमें जो पहली लैंग्वेज है वो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए या घरेलू भाषा होनी चाहिए, जो बच्चा इसी में मुख्य शिक्षण आपको देना है। ठीक है, यानी ये समावेशन जो आपके सामने इशू आ रहा है उसको आप किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। आप बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं फाउंडेशनल स्टेज में, दूसरी भाषा के रूप में पढ़ने लिखते हैं तो उसकी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करेंगे, यानी कि मान लीजिए बिहार का है तो हिंदी, बिहार में मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश है तो हिंदी, इसी प्रकार से दिल्ली L3 है अन्य भाषा, तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी। तो पहले इसको हमको बच्चे को मौखिक रूप में अंग्रेजी सिखाना है, इस प्रकार से हमको समझना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। अपरिचित भाषा अगर बच्चे को आप उसके सामने यूज करेंगे और उसी को सीधे माध्यम बनाएंगे तो सीखने की प्रक्रिया बच्चे की पीछे, मतलब सीखने की प्रक्रिया सुस्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बच्चे को आप मान लीजिए क्लास में आ रहा है, बच्चे को आप इंग्लिश में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत से आपने देखे होंगे विद्यालय में, इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में बच्चों को जब इंग्लिश पर जोर दिया जाने लगता है, उसकी नेटिव लैंग्वेज को छोड़कर अंग्रेजी में अध्यापक पढ़ाने लगते हैं, तो बच्चा कोर कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाता है, रट लेता है, लेकिन उसको हकीकत में, मतलब उसका पूरा स्पष्टीकरण अगर उस बच्चे को करना पड़ जाए तो उसको समझ नहीं पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। उसका रीज़न यही होता है कि बच्चे ने उसको नेटिव लैंग्वेज में समझा नहीं, बस रट लिया है। क्योंकि बच्चों की रटने की प्रवृत्ति भी तेज होती है, छोटे बच्चे हैं, मेमोरी थोड़ी साफ होती है, जल्दी से रट लेते हैं, तो शिक्षक रटा कर चीज़ों को आसान बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चे का जो डेप्थ में जो चीज़ों को जानना है वो बच्चे जान नहीं पाते हैं। हमारे लिए आवश्यक है कि हम राइम्स कराएं, शिक्षण विद्या, राइम्स के थ्रू बच्चा जब एक तुक ताल वाले साउंड्स को सुनता है तो बच्चा उसको समझता है, आसानी से बच्चा उनको सीख लेता है। हमें कहानियाँ कहनी चाहिए, बच्चे की नेटिव लैंग्वेज में कहानियाँ कहिए, आप बातचीत कराइए और खेल के आधार पर गतिविधियां कराइए। इससे बच्चे अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। शिक्षक की भूमिका यही है कि शिक्षक को बच्चे की एलेवन में दक्ष होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा था कि बिहार में जब भर्ती हुई तो बिहार ने अन्य राज्यों के लोगों को आमंत्रित कर दिया, अब केरला के लोग को भी आमंत्रित कर दिया, कर्नाटक के लोग को भी आमंत्रित कर दिया। प्रश्न यह है कि केरला के लोग या केरला का शिक्षक क्या बिहार के बच्चे का जो भोजपुरी भाषा है उसको बेहतर तरीके से सीख पाएगा? केरला का शिक्षक उस बच्चे की भाषा को समझ पाएगा? शायद नहीं।
इसके लिए शिक्षक को स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा कि भोजपुरी समझने का प्रयास करेगा। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में ये कहा जाता है कि सिक्किम से टीचर आ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश से टीचर्स आ रहे हैं, केरला से टीचर्स आ रहे हैं, इंग्लिश में बात करेंगे। प्रश्न यह है कि वह बच्चे की भाषा को समझेंगे नेटिव लैंग्वेज को, तो फिर बच्चे को सिखाएंगे कैसे। इसलिए जो हमारा नेशनल करिकुलम है, फ्रेमवर्क जो फाउंडेशनल स्टिकर 2022 का, वो स्पष्ट करता है कि शिक्षक को बच्चे की L1 में दक्ष होना चाहिए नेटिव लैंग्वेज जो है, और आदर्श रूप से शिक्षक स्थानीय समुदाय से हो। ये एक बड़ा प्रश्न है। गांधी जी के भी विचार यही थे, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, DPSP में है। अन्य भाषाओं में इसका फोल्डिंग प्रदान करें, यानी मदद करें। इसका फोल्डिंग का मतलब यही ना कि सपोर्ट किया जाता है जब शिक्षक के द्वारा, तो अन्य भाषाओं में उसी नेटिव लैंग्वेज के थ्रू सपोर्ट किया जाए। मातृभाषा में समझकर बच्चे को धीरे धीरे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कराया जाए, कोड कोशिश कराया जाए। ठीक है, चलो कुर्सी लेकर आओ, बच्चे ने कहा कुर्सी, तो आपने कहा ठीक है, इसको कुर्सी, इसको चेयर भी कहते हैं। तो बच्चे ने कहा अच्छा सर, ये कुर्सी आके चेयर कहा जाला, भोजपुरी में बोलेगा इस तरह से बच्चा कि कुर्सी को चेयर कहा जाता है। आप कहेंगे हाँ, कुर्सी आके चेयर कहा जाला। आपने भोजपुरी में बच्चे से बात किया। तो इस प्रकार से बच्चे को आपने स्कैफोल्डिंग किया, एक शब्द को एक प्रकार से सपोर्ट करते हुए बच्चा अब उसको चेयर बोल लेगा। ठीक है, ये चीज़ है। बहुभाषिक अभ्यास हमें कक्षा में प्रिंट रिच जो इन्वायरमेंट जो हम करते हैं उसमें बच्चों के सामने उपलब्ध कराते हैं, वो कई भाषाओं में होनी चाहिए, यानी हिंदी में भी हो, अंग्रेजी में भी हो, और अगर नेटिव लैंग्वेज महाराष्ट्र का है तो मराठी में भी हो। तो इससे बच्चा तीनों भाषाओं को देखेगा। ठीक है, जब तीनों भाषा के शब्दों को देखेगा, अब अगर बकरी बनी हुई है तो गोट भी है, अजय भी लिखा हुआ है वहीं पर, और बकरी का चित्र बना हुआ है, बकरी भी लिखा हुआ है, तो बच्चा तीनों संस्कृत के शब्द को भी देख रहा है, हिंदी को भी देख रहा है, अंग्रेजी को भी देख रहा है, तीनों याद हो जाएगा, उसको अपने हिसाब समझ लेगा। तो हमें इसको स्वीकार भी करना है, कोड स्विचिंग को, यानी बच्चा एक शब्द हिंदी का बोल रहा है, एक शब्द अंग्रेजी का उसी में बोल दे रहा है, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, ये सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और बच्चे के जो स्थानीय लोक कथा है और वहाँ की कहावतें हैं, स्थानीय रूप से जो कही जाती हैं, आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग हमसे हमारे सम्मुख इस प्रकार से बातचीत करते जब आप करते होंगे तो आप सुनते भी होंगे। तो इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं उसमें। और हमें भाषा को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक बनाने का प्रयास करना होगा। ठीक है, NCF अगर स्कूल एजुकेशन को देखें तो ये भी सभी शैक्षिक स्तरों पर 3 लैंग्वेज जो फार्मूला उसको सुदृढ़ करना है, यानी मातृभाषा, एक अन्य भारतीय भाषा, उसमें हिंदी हो सकती है, मराठी हो सकती है, और एक अंग्रेजी भाषा। ठीक है, और भाषा को अन्य विषयों की सीख में प्रयोग करना, ये मुख्य बिंदु है कि हम जो भी विषय अन्य सीख रहे हैं उसमें भाषा का भी हम प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र का बच्चा है, अगर उसको हम गणित पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ उसको मराठी में भी बोलें, अगर बच्चा हिंदी भी समझ रहा है तो हिंदी में भी पढ़ाएं, इंग्लिश में भी समझाएं। तो इस प्रकार से जिस भाषा को भी बच्चा, मतलब हम बच्चे को पकड़ हमें बनानी है उस बच्चे की, तो हम उसी भाषा के माध्यम से अन्य विषयों को भी सीखने का प्रयास करें। इससे बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। और हमें डिजिटल रिसोर्सेज का उपयोग करना चाहिए। आजकल आप जानते ही हैं, मोबाइल्स है, मोबाइल्स के थ्रू आप लैपटॉप है, कंप्यूटर हैं, टैबलेट हैं, इन सब के माध्यम से आप बच्चे को बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। आपने देखा होगा गूगल ट्रांसलेट, एक ही शब्द आपने लिखा, उसका तुरंत गूगल ट्रांसलेट कर देता है। बच्चे भी इस प्रकार से आप बच्चों के सामने अगर कोई शब्द रखेंगे और आपने पूछा कि चलो हम इसको दूसरी भाषा में, पंजाबी में क्या कहते हैं देखते हैं, तो बच्चों के सामने आपने प्रस्तुत किया, बच्चे बड़े खुश होकर उसको सुनते हैं, सीखते हैं। और हमें यह भी ध्यान देना है कि जो माइनॉरिटी हैं, ट्रिबल हैं, उनकी भाषाओं का भी हमें संरक्षण करना है। ये चीज़ है। अब हम इसमें देखें, समानता और समुदाय की भी भूमिका होनी चाहिए इसमें। आदिवासी और अल्पसंख्यक भाषाओं को हमें ऐसा ना करें कि वो हाशिए पर चल जाए, उनको भी हमें सम्मान करते हुए उनको भी लेकर चलना है। शिक्षा की कमी अगर हो रही है तो उसमें समुदाय को कनेक्ट किया जाए, समुदाय के माध्यम से, और अभिभावकों के साथ सहयोग किया जाए। ठीक है, यह शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि जब बच्चा प्रवेश ले तो हम उसकी पृष्ठभूमि का आकलन करें कि वो बच्चा किस पृष्ठभूमि से है, उसकी भाषाई पृष्ठभूमि क्या है, उसी के आधार पर हम फिर उस पर विशेष ध्यान दें। हमारी जो किताबें हैं कहानी की, वह कई भाषाओं में होनी चाहिए, जिसमें बच्चा अलग अलग भाषाओं में जिसमें सहज महसूस करे उसमें बच्चा उसको पढ़े। अक्सर हम देखते हैं जब कहानी किताबें संस्कृत में होती हैं तो बच्चे, हम लोग देखते हैं जब पिक्चर बुक्स होती हैं या जो स्टोरी बुक्स वगैरह हमारे विद्यालयों में है, तो बच्चे हिंदी किताब को खुशी मन से उठाते हैं। जब संस्कृत वाली आ जाती है तो कहते हैं अरे ये तो संस्कृत का है, यानी उनके लिए कठिन हो जाता है संस्कृत, तो कहते हैं सर ये वाला किताब नहीं पढ़ेंगे, दूसरी वाली किताब पढ़ेंगे। यानी बच्चों के पास ऑप्शन है, लेकिन कुछ बच्चों को मन करता है वही वाला पढ़ने लगते हैं, उनको संस्कृत वाला अच्छा लगता है, उनको अंग्रेजी का अच्छा लगता है। तो बच्चे का जहाँ पर जिसमें भी जिस विषय में बच्चा महसूस कर रहा है, जिस भाषा में पढ़ने के लिए, हमारे पास अलग अलग भाषा में किताबें हैं, तो बच्चे के पास ऑप्शंस रहेंगे, बच्चे उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे। समूह चर्चा हमें करनी चाहिए, बच्चों को बातचीत एक साथ बैठाकर ग्रुप में हम बातचीत कराएं। इससे बच्चा कोई बात मराठी में बोल रहा है, अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इस प्रकार से संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो जब समूह में चर्चा होती है तो किसी बच्चे के मन में जो भी कुछ भाव आता है वो बोलता है, दूसरा बच्चा उसको सुनता है, वो अपने भाव को व्यक्त करता है।
इस प्रकार से हमें करना चाहिए। मौखिक मूल्यांकन भी हमें करना चाहिए और शहरी ग्रामीण अंतर को माता पिता के सहयोग से कम करना चाहिए। आप अक्सर देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे अंग्रेजी में ज़्यादा बेहतर होते हैं, वहाँ पर उनका इस प्रकार का इन्वायरमेंट मिलता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, माता पिता अक्सर ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं, तो ग्रामीण घर से संबंधित कार्य, खेती से संबंधित कार्य में लगे रहते हैं, बच्चों को उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चे पिछड़े रहते हैं। तो हमें अभिभावक से मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि वे अभिभावक भी अपने बच्चों के प्रति एक्टिव रहें और जो अंतर आ रहा है उस अंतर को हम कम करें। ठीक है, ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो महत्व यह होगा कि ड्रॉप आउट में कमी होगी, यानी जो बच्चा भाषा के डर से विद्यालय छोड़ रहा था वह नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको इस प्रकार का इन्वायरमेंट आप क्लास में दे रहे हैं, अपने विद्यालय में दे रहे हैं कि वह महसूस कर रहा है अपने आप को सुरक्षित, बेहतर लग रहा है उसे। वह हिंदी में नहीं तो अंग्रेजी में, अंग्रेजी में नहीं तो मराठी में, मराठी में नहीं तो पंजाबी में सीख रहा है। एफएलएन में सुधार होगा, जब बच्चे की नेटिव लैंग्वेज को आप यूज़ करेंगे तो बच्चे के अंदर जो साक्षरता है, जो एफएलएन है, जो लिटरेसी या न्यूमरेसी है, उसमें बच्चा विकसित होगा। विविधता में सहानुभूति का विकास होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो एनसीएफ है 22 का और 23 का, ये बहुभाषिकता को मातृभाषा के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। समावेशी और चरणबद्ध दृष्टिकोण के माध्यम से बच्चे के अंदर सोचने समझने की क्षमता का विकास हो, सांस्कृतिक संरक्षण हो उसकी संस्कृति का, और शैक्षिक समानता का आधार माना जाए। इस प्रकार से आपने इस पार्ट को कवर कर लिया। अगला पार्ट है इंक्लूजन, जिसमें हम समावेशी शिक्षा को कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली नोट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा 8957142267। ठीक है, इसके थ्रू आप डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लाइव सेशन में समय ज़्यादा लगता है, इस प्रकार से हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो आपका कम समय में रिवीजन हो रहा है। देखिए, ये 15 से 16 मिनट में हमने इसको पूरा कवर कर लिया। इसलिए हमारा प्रयास यही है कि आपको कम समय में चीज़ें बेहतर दिया जाए। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।